हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुणवंता में। तो आज हम आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि हमारे पूर्व में वीडियो टेंस से संबंधित है, तो अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कल हमने आपके लिए पहचान बताई थी। तो पहचान में कि हम ये वाक्य किस प्रकार के हैं, किस टेंस के हैं, ये हम पहचान के द्वारा पहचानते हैं कि ये किस टेंस का वाक्य है। तो पहचान में हमने बताया था, प्रेजेंट टेंस की पहचान बताई थी, ता है, ती है, ते, ता हूं, ते हो, ती हूं आदि। तो इसके बाद आज हम रूल्स का यूज करेंगे कि किस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, हिंदी टू इंग्लिश में। तो देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो पहचान कल लिखवाई दी थी हमने। तो आज देखिए फॉर्मूला क्या बनता है। पहले हम रूल्स को जान लेते हैं कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग करते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में आता है, ये इसका रूल्स है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या है, फॉर्मूला बनाते हैं, उसके बाद हम फिर सेंटेंस का अनुवाद करेंगे। तो पहले एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हम बनाते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, एक बताया था हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य यानी ऐसा वाक्य जिसमें किसी कार्य को करने के लिए बात को स्वीकारा जाता है कि मैं इस कार्य को कर रहा हूं। तो देखिए फॉर्मूला बनता है, सबसे पहले आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट, जो कार्य को करने वाला होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर हमें इसी में कॉमन फॉर्मूला बनाना है, कॉमन सब्जेक्ट लेना है, जैसे सिंगुलर और प्लूरल का एक ही फॉर्मूला बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि कोष्टक ब्रैकेट बनाएंगे इसका, और इसमें ई या ई और ई ऐसे लिख देंगे। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला प्रेजेंट टेंस का बन चुका है। तो इसमें हम सब्जेक्ट फॉर्मूले में प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, है जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो इसमें एमबी की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाकर हम सेंटेंस को बना देंगे। तो देखिए पहले हम बनाना शुरू करते हैं, यानी ट्रांसलेट शुरू करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस का, ट्रांसलेट इनटू हिंदी या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो देखिए पहले हम हिंदी का लिखते हैं। नंबर 1, जैसे वह अपने गांव जाता है। वह अपने गांव जाता है। तो देखिए इसमें पहचान क्या है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। पहचान क्या है इसकी? पहचान ये है कि ये मेन वर्ब के बाद में इसमें ता लगा हुआ है, ता है। यहाँ पर जाना वो मुख्य क्रिया है, जाता, और ता इसके बाद में लगा हुआ मुख्य क्रिया के अंत में। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। हम इसी से पहचानेंगे कि ये
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो देखिए अब ट्रांसलेट करते हैं इसको। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, इसमें सब्जेक्ट है वह हिंदी में। अब क्या है कि इसको वह इट मीन्स इंग्लिश में ही, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। इसके बाद हमारा आता है मेन वर्ब। नंबर वन हो गया वह, और नंबर टू जाता है। इसकी इंग्लिश आएगी यहाँ गो। चूंकि देखिए देखो फर्स्ट फॉर्म है ये गो की, तो इसमें क्या करेंगे ईएस लगा देंगे, क्योंकि ये ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने इसमें ईएस लगा दिया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग गोस टू हिज विलेज, वह अपने गांव जाता है। ही गोज टू हिज विलेज, क्योंकि प्रोनाउन में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट आता है। उसी के अकॉर्डिंग मतलब ये है इसका कि सब्जेक्ट के अनुसार ही ऑब्जेक्ट आता है। अपनी की अंग्रेजी यहाँ पर हिज आएगी, क्योंकि ही जो है वो सब्जेक्ट है और जो हिज है वो ही की फैमिली का ही है। ही की फैमिली का प्रोनाउन है हिज, तो इसीलिए अपने के लिए हिज लगाएंगे। हिज विलेज, वह अपने गांव जाता है। तो अब देखिए दूसरा नंबर, हम एक गाना गाते हैं। तो देखिए इसमें तो ऊपर वाले में जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इसमें नीचे वाला जो 2 नंबर है सेंटेंस, इसमें हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो देखते हैं कि पहचान इसमें क्या है, कि सबसे पहले कैसे पहचानेंगे। बताया था आपको कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में जो मुख्य क्रिया होती है उसके बाद जो ता है ती है ते आते हैं, यही प्रेजेंट डेफिनिट का वाक्य है। तो अब देखिए इसमें ते हैं आ रहा है, ते हैं, तो ते हैं आ रहा है। तो देखिए ते हैं आ रहा है, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ये हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि हमारे कौन से प्लूरल सब्जेक्ट हैं और कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट है। हम पूर्व में वीडियो बना चुके हैं इस पे, तो उसमें देख सकते हैं। तो कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हमारा ये हम जो है हिंदी में, जिसको हम इंग्लिश में वी कहते हैं, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके बाद में रूल्स क्या बताया था आपके लिए कि यदि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यूज फर्स्ट फॉर्म विद एस या एस, एंड देन यहां हम यूज कर रहे हैं हमारा जो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर एस या इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए गाते हैं, गाना क्या क्रिया, सिंग, SIG सिंग, SING सिंग क्या है, इसमें ये मेन वर्ब है। इसमें हमने देखो एस या एस नहीं लगाया क्योंकि ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। आपको पहले ही बताया है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमारे ये मेन बेस होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के। इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब आ गई हमारा। उसके बाद में देखिए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, एक गाना, तो वी सिंग अ सॉन्ग, हम एक गाना गाते हैं। ये हमारा सेंटेंस बन गया। इसके बाद में तीसरा नंबर सेंटेंस देखते हैं हम, कि अगले सेंटेंस में हम देखेंगे कि अगर हमको ये नहीं पता लग रहा कि ये तो थोड़े शॉर्ट सेंटेंसेस, हमारी बड़े बड़े लंब सेंटेंस आते स्टोरी में, तो हमें ये नहीं पता चल पाता कि सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ तक है, वर्ब कहाँ है और हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसमें हम सेपरेट प्रेडिकेट के रूल्स का फॉलो करेंगे। तो हमें ये पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट हमारा कहाँ तक है और वर्ब हमारी कहाँ है और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है। तो इसमें हम देखेंगे, उसके लिए हम 1 2 3 नंबर डाल सकते हैं। तो जैसे अभी डालेंगे हम, तो सबसे पहले अगला सेंटेंस हम लेते हैं, सिंगुलर ले लेते हैं, जैसे रीना
रीना एक गाना गाती है। अब देखिए ऊपर वाले सेकंड में और थर्ड वाले में क्या डिफरेंस है। क्रिया सेम हो रही है दोनों में सेम क्रिया हो रही है, लेकिन क्या है कि सब्जेक्ट चेंज लग रहा है, यानी इसमें सब्जेक्ट चेंज लग रहा है। तो हमें डिफरेंस क्या आएगा फिर, जब सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा तो हमारी वर्ब की जो फॉर्म है वो भी चेंज हो जाएगी। इट मीन्स यहां पर जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो देखिए हमारी वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ नंबर 1 डाल लेते हैं और वर्ब ये होगी हमारी नंबर 2 डाल लेते हैं। ये एक गाना ये हमारी नंबर 3 डाल लेते हैं। अगर हम ऐसे प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग अगर हम प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस ट्रांसलेट करने की तो हम इसमें 1 3 2 डाल सकते हैं। तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ये हमेशा याद रख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के बाद हिंदी वर्ब में क्या आएगा और ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, और इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा। तो अभी फॉर्मूला बन के आएगा, देखिए निकल के आएगा तो बहुत लिखेंगे। देखिए रीना एक गाना गाती है, तो रीना इसमें आपकी सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर है। अब वर्ब जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर आएगी, प्लूरल नहीं आएगी। तो देखिए वर्ब हमने नंबर 2 डाला था, 1 नंबर हमारी रीना हो गई, नंबर 2 हमारी गीत गाती है, तो इसमें सिंग हो गया, सिंग। अब सिंग जो है क्या है, ये हमारा अभी प्लूरल वर्ब है, तो इसमें क्या करेंगे एस लगा देंगे। रीना सिंग्स अ सॉन्ग, रीना सिंग्स अ सॉन्ग। तो डिफरेंस क्या आया, हमारा ऑब्जेक्ट तो सेम रहा, ऑब्जेक्ट तो सेम रहा, लेकिन बट हमारा सब्जेक्ट भी डिफरेंट रहा और वर्ब भी हमारी डिफरेंट हो गई। कैसे हो गई, क्योंकि रीना के अकॉर्डिंग, क्योंकि रीना सिंगुलर है तो देखो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब भी सिंगुलर हो गई, सिंग्स हो गई, तो ये चेंज हो गई। ऊपर वाले में प्लूरल वर्ब थी क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट था, इसीलिए इसमें अ सॉन्ग सेम है। अब इसमें हम देखिए 1 2 3 ऐसे सिंगल डाल लेते हैं, तो देखिए 1 नंबरिंग कर देते हैं, 2 और 3। तो देखिए ये एक हमारा फॉर्मूला निकल के आया। क्या फॉर्मूला निकल के आया कि 132 बाई 123, ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है सेंटेंस को पहचानने का। ये पहचानने का फॉर्मूला निकल के आता है कि हम कहाँ हमारी वर्ब है, कहाँ हमारा सब्जेक्ट है और कहाँ हमारी क्रिया है। तो देखिए यहां पर हम लेके आते हैं, पहले हम यहां पर क्लियर करते हैं फॉर्मूला। देखिए 1 2 1 3 2 अपॉन 1 2 3, ये हमारा एक फॉर्मूला बना। इट मीन्स 132 अपॉन 123। तो इसमें क्या है देखिए, अब इसमें हम इनके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही डाल देते हैं। तो इसमें ऊपर वाले में देखिए सब्जेक्ट तो अपने स्थान पर ही रहेगा, सब्जेक्ट तो अपने स्थान पर ही रहेगा, और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें वर्ब जो है वो लास्ट पे पहुंच जाएगी, और नीचे वाला जो फॉर्मूला है इसमें सब्जेक्ट का तो वही स्थान रहेगा। और देखिए इसमें आपका वर्ब जो यहां आ जाएगी बीच में, और ऑब्जेक्ट हमारा तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। तो आप देखिए, आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में कि सब्जेक्ट वहीं रहा है, केवल जो अपना स्थान चेंज किया है, प्लेस चेंज किया है, वो हमारे ऑब्जेक्ट ने किया है और वर्ब ने किया है। तो ये हमारा जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे किसी भी चीज का, तो इसी प्रकार से हमारा सब्जेक्ट वहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, अपने प्लेस से हटके दूसरे
नंबर पे चला जाएगा। और हमारा जो ये सेकंड जो हमारा फॉर्मूले में है ये हमारे दूसरे से चला जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला ये निकल के आता है। अब ये देखते हैं कि ऊपर वाला फॉर्मूला है किस चीज का है, किस लैंग्वेज का है। नीचे वाला फॉर्मूला ये किस लैंग्वेज का है। तो ये हमारा फॉर्मूला तो है, लेकिन अब हमको ये अंडरस्टैंडिंग करना है कि ये हमारा फॉर्मूला ये ऊपर वाला किसका है, ये किस चीज का है। तो देखिए हम सिंपली इसको हम समझने के लिए ऊपर वाले फॉर्म के आगे हम एरो लगाकर एच लिख देते हैं। एच का इट मीन शॉर्ट हो गया हिंदी। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो हिंदी का फॉर्मूला है, और जब हिंदी वाक्य होंगे तो ये हिंदी वाला है, और नीचे वाला जो हमारा फॉर्मूला है ये हमारा इंग्लिश का फॉर्मूला है। तो इसमें हम क्या ई बना देंगे, एरो का साइन लगा देंगे, जिससे कि हमें ये पता रहेगा कि ये ऊपर वाला फॉर्मूला हिंदी का है और नीचे वाला फॉर्मूला हमारा इंग्लिश का है। तो देखिए अब आपको पता चल गया होगा कि हिंदी वाक्यों में ऑब्जेक्ट कहाँ होता है और वर्ब कहाँ होती है। इट मीन्स हिंदी वाक्यों में कर्म ऑब्जेक्ट जो है सेंटेंस के बीच में होता है हिंदी वाक्य के, इसको हम कर्म कहते हैं, और हमारी जो वर्ब होती है वो लास्ट में होती है हिंदी वाक्यों में। लेकिन जब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं, जब इसका हम अनुवाद करते हैं, तो ये इसका स्थान चेंज कर देता है। इट मीन्स वर्ब जो है वो हमारी दूसरे नंबर पर आ जाती है बीच में, और ऑब्जेक्ट बाद में चला जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला एक निकल के आया। इसके बाद हम नेक्स्ट अगली चीज लेते हैं। अगला देखिए क्या है कि ये हमारे क्या थे, एफर्मेटिव सेंटेंस था ये। इसके बाद हमारा आता है इसी का, अब आपको एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने आगे होंगे सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट वाले। तो देखिए अब इसके बाद हम लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस, वैसे तो आप नकारात्मक वाक्यों को हिंदी में तो भी पहचान सकते हैं और हिंदी इंग्लिश में भी पहचान सकते हैं नेगेटिव वर्ड के द्वारा। भाई नकारात्मक शब्द तो हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में नेगेटिव वर्ड कहते हैं। नेगेटिव वर्ड को तो हम नेगेटिव वर्ड की पहचान से पहचान लेंगे, वो तो अलग ही होते हैं, क्योंकि किसी भी बीच को किसी भी बात को अस्वीकारा जाता है, हम किसी भी बात को अस्वीकारते हैं तो वो नकारात्मक बात होती है, नेगेटिव में वो बात जाती है, जिसको हम अस्वीकार कर देते हैं, मानते नहीं है उस बात को हम। तो देखिए वो वर्ड हो जैसे होते हैं कभी नहीं के लिए हम नेवर का प्रयोग कर देते हैं, ना के लिए नो का प्रयोग कर देते हैं, और नहीं के लिए नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, एक वर्ड नाइदर भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे नकारात्मक वर्ड हैं, इनको हम इंग्लिश में भी प्रयोग कर सकते हैं, करेंगे इंग्लिश वाले सेंटेंस में। लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पर जो हम सेंटेंस बनाएंगे वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब के नहीं बना सकते। तो इसमें जो यूज होने वाला है वो सबसे नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग होने वाला है, और डू और डज का प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट में करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखिए पहचान के लिए तो हम शॉर्ट में क्या लिख लेते हैं कि पहचान में लिखेंगे हिंदी वाक्यों में ना, नहीं, कभी नहीं, मत आदि नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या होता है, एक ही बात है। अब देखिए कि ये हमारी पहचान हो गई। इसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मूला। तो पहले हम सिंगुलर सब्जेक्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट की हम क्या बनाएंगे, एस और एस यू बी। एस शॉर्ट में लिख दिया हमने एस, इसको हम एस एस भी लिख सकते हैं, एस एच बी, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, प्लस डज नॉट, प्लस फिर क्या आएगा, एम बी की फर्स्ट फॉर्म। एम बी क्या है, ये हमारी मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब इसकी फुल फॉर्म है एम बी की, और इसको हम फिनिट वर्ब भी कह देते हैं। इसके बाद आएगा हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये
इंग्लिश के ट्रांसलेट के अनुसार है। इंग्लिश में जब हम बात करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा, लेकिन हम अगर हिंदी में बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं होगा। अवेलेबल क्या है कि वर्ब इधर आ जाएगी और ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। तो देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट का हमारा फॉर्मूला बन गया। इसके बाद में अब आता है PSUV, ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। P फॉर प्लूरल और SUV मीन सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के बाद आएगा डू नॉट प्लस MB फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस का आपके ये दोनों फॉर्मूले बन गए। इसमें हमने सिंगुलर सब्जेक्ट में डज नॉट का प्रयोग किया है MB की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट में हमने डू नॉट का प्रयोग किया है MB की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो देखिए इसीलिए आपको सब्जेक्ट बना देते। आज ओरल आपको बताएंगे, भी नेक्स्ट वीडियो में आपको रिटन वर्क करके दिखाएंगे, फिर इसके बाद एक्सरसाइज होगी। तो देखिए जैसे ये वाला है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट MB की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको पहले हम हिंदी वाक्य लेंगे। जैसे हम बात को स्वीकार रहे हैं, पहले वाले सेंटेंस में बात को स्वीकारा था। क्या बात को स्वीकारा था? कि वह अपने गांव जाता है। अब उसे क्या 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 तुम अपने गांव जाते हो? तो क्या वह कहता मैं अपने गांव नहीं जाता हूं, मैं अपने गांव नहीं जाता हूं, या वह अपने गांव नहीं जाता है, वह अपने गांव नहीं जाता है। तो क्या होगा देखो इस सेंटेंस में, इसका हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें ही डज नॉट, और ये जो आपकी ये जो लग रही है वर्ब, ये गो हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ही डज नॉट गो टू हिज विलेज, यानी वह अपने गांव नहीं जाता है। दूसरा सेंटेंस का हम नेगेटिव बनाते हैं। तो देखिए ये प्लूरल वाला है, हम एक गाना गाते हैं, तो ये दूसरे वाले सेंटेंस से बनेगा। किससे बनेगा? प्लूरल सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस MB फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए हम बनाते हैं इसको, हम एक गाना गाते हैं, पहले इसको हिंदी में बना लेते हैं। हम एक गाना नहीं गाते हैं, अब बात को अस्वीकार कर रहे हैं, हम नहीं गाते हैं, तो ये अस्वीकार, बात को स्वीकार करना ही नेगेटिव है। तो देखिए वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये हमारा आपका नेगेटिव बन गया प्लूरल सब्जेक्ट का। इसके बाद आता है थर्ड में, देखिए रीना एक गाना गाती है। पहले तो रीना स्वीकार कर रही है मैं गाना गाती हूँ, बाद में अस्वीकार कर रही है कि नहीं मैं एक गाना नहीं गाती हूँ। तो रीना एक गाना नहीं गाती है, तो इसमें बनेगा डज नॉट का प्रयोग हो जाएगा। रीना डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो ये हमारी इस प्रकार से आगे एक्सरसाइज आने वाली है। तो देन नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक्सरसाइज बना के दिखाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे दोस्तों, मैं अनन्या गुरवंता से। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारी डेली क्लासेस आती रहेंगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे। और इसी तरह की और क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल गुरवंता को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।